तो देखिए, अगर हम बात करें तो मतदान तो शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है, लेकिन अब मतगणना की बारी है, जहां पे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला तय होगा कि आखिर जनता ने जनादेश किसे दिया है। ऐसे में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रांची से मोइजुद्दीन हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। मोइजुद्दीन, देखिए, शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ है झारखंड में दोनों चरणों की अगर हम बात करें तो, और प्रतिशत भी निकलकर सामने आए हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो 23 नवंबर का वो दिन होने जा रहा है जब मतगणना होगी। फिलहाल इस तरह का क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, ईवीएम को किस तरीके से सुरक्षा के बीच में रखा गया है? बिल्कुल अंकिता, देखिए, रांची के पंडरा स्थित बाजार समिति में मतगणना सेंटर बनाया गया है और यहीं पर मतगणना की जाएगी, वोटिंग की जाएगी कि किसकी सरकार बनेगी, किसका मतदान अधिक होगा और सरकार कौन बनाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 23 नवंबर 2024 का दिन झारखंड के इतिहास में ऐतिहासिक माना जा सकता है, क्योंकि 5 वर्षों के बाद जनता जनार्दन को यह मौका मिल रहा है कि अपनी सरकार का चयन करे। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में जिस तरह से हुए, 13 नवंबर और 20 नवंबर, दोनों चरणों के चुनाव, दोनों चरणों के मतदान किए जा चुके हैं। अब समय आ गया है मतगणना की। ऐसे में मतगणना सेंटर जो है, मतगणना जो सेंटर बनाया गया, केंद्र बनाया गया है पंडरा में, इसमें पूरी तरह से तैयारियां की गई है। साथ साथ कह सकते हैं चुनाव आयोग की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से जो तैयारियां है वो लगभग मुकम्मल कर ली गई है और करीब 100 से अधिक जवानों को यहाँ तैनात किया गया है। बड़े पदाधिकारियों के साथ लेकर पुलिस को जो जवान है उनकी तैनाती कर दी गई है। कंट्रोल रूम में कड़ी सुरक्षा में जवानों को तैनात किया गया है। यहां तक के ऑब्जर्वर जो है उनके साथ भी पुलिस के पदाधिकारी रहेंगे। साथ साथ सीसीटीवी कैमरे से पूरी तरह से इस केंद्र को लैस किया गया है। कोई भी अनधिकार व्यक्ति किसी भी बिना किसी कागजात के ना अंदर जा सकता है ना बाहर जा सकता है। तो कह सकते हैं कि मतगणना की जो प्रक्रिया होगी सुरक्षात्मक तरीके से की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अंकिता कि अब झारखंड विधानसभा के तमाम 81 विधानसभा सीटों से जितने भी प्रत्याशी थे उनके किस्मत का जो कागज है, ये कह सकते हैं किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है और ये पिटारा अब 23 नवंबर को खुलने जा रहा है। 23 नवंबर को ही क्लियर हो पाएगा कि किसके सिर पर ताज सजेगा। लेकिन इसी बीच अगर राजनीतिक पार्टियों की बात कर ले तो राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावेदारी कर रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं। साथ साथ किन सीटों पर कितने संघर्षपूर्ण चुनौती हुई, कितने संघर्षपूर्ण और कहां से जीत हासिल की गई, यह कहा जा सकता है कि अब एग्जिट पोल की तरह चुनावी पार्टियां जो है, ये राजनीतिक पार्टियां हैं, एग्जिट पोल की तरह अपनी बातों को मीडिया के सामने रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले या खासकर एनडीए की बात कर ले तो एनडीए जिस तरह से लगातार कह रही है कि हम फिर से झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात कर ले तो इंडिया गठबंधन भी अपनी पूरी दावेदारी पर है और सीधे तौर पर कर रही है कि भाजपा का सफाया हो रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अब शाह और मात के खेल में जीत किसे मिलती है, हार का सामना किसे करना पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह चीज है कि अब चुनाव के बाद मतगणना होने वाला है और इस मतगणना में क्या कुछ खास होगा यह देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल जिस तरह से बड़े नेताओं का झारखंड आगमन हुआ था उससे यही साबित हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सहयोग मिलेगा और कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट जैसा झारखंड में देखने को मिल सकता है। चूंकि जिस तरह से पिछली बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी शिकस्त मिली थी, उन्होंने सीधे तौर पर दावा किया था कि इस बार विधानसभा चुनाव में हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो तैयारियां थी, जो मैया सम्मान योजना से लेकर अबुआ आवास योजना से लेकर ऋण माफी से लेकर बिजली बिल माफी को लेकर तमाम चीजों को लेकर लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम आपसे और भी ज्यादा जानकारी लेते रहेंगे। तो बता दें हम आपको कि एक तरफ ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है और तमाम तरह की मॉनिटरिंग भी की जा रही है, सुरक्षा बल भी तैनात है। लेकिन देखिए, एग्जिट पोल की जब बात हो रही है तो एग्जिट पोल में भी निकलकर सामने आ रहा है, तो कहीं एनडीए आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। ये अनुमान लगाए गए हैं। हालांकि नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। 23 नवंबर का वह दिन होगा जब पता चलेगा कि आखिर जनता का जनादेश किसे आखिर मिला है, कौन प्रतिनिधि बेहतर तरीके से उभरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखिए, एग्जिट पोल की बात हो रही थी तो तमाम एजेंसी के भी एग्जिट पोल हमारे पास सामने आए हैं और सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक्सिस व इंडिया के जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें एनडीए को 25 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, इंडिया गठबंधन को 53, जेएलकेएम को 2 और अदर को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगर हम चाणक्य स्ट्रेटेजिस्ट की अगर हम बात करें तो एनडीए को 45 से 50, इंडिया गठबंधन को 35 से 38 और अदर को 0 मिलता हुआ नजर आ रहा है।
तीसरी एजेंसी की बात करें हम तो जेवीसी है, वो एनडीए की बात करें तो 40 से 44 सीटें इस एजेंसी के माध्यम से अनुमान लगाया जाने कि इतनी सीटें एनडीए के खाते में आ सकती हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें हम तो 30 से 40, अदर की हम बात करें तो 1 से 4, और लोक पोल की बात हो रही है तो एनडीए को 36 से 39, इंडिया गठबंधन को 41 से 44 और अदर के खाते में 3 से 4 सीटें अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मिल सकता है। आईएएनएस मैट्रिक्स की बात करें हम तो उसके भी नतीजे जो इस तरीके से अनुमान लगाए जा रहे हैं तो 42 से 47 से बीजेपी, 18 से 25 जेएमएम और अदर के खाते में 1 से 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। देखिए टीवी45 में भी ग्राउंड जीरो से सर्वे रिपोर्ट तैयार की और उसके बाद एग्जिट पोल हमने तैयार किया और जो एग्जिट पोल में जो निकलकर सामने आया, कहा जा रहा है कि पहले फेज यानी कि 43 सीटों की जब बात हो रही है तो एनडीए के खाते में 20 से 23 सीटें जा सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 19 से 22 सीटें खाते में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मिल सकता है। वहीं अदर के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, मजबूत पकड़ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे, लेकिन ये एग्जिट पोल की जो बात हो रही है फर्स्ट फेज का आप समझ पा रहे होंगे पाई चार्ट के माध्यम से। एनडीए के खाते में 20 से 23, इंडिया गठबंधन के खाते में 19 से 22 और अदर के खाते में 1। देखिए बार ग्राफ भी आपको समझ में आ रहा होगा। भाजपा के खाते में 20, जेएमएम के खाते में 13, कांग्रेस के खाते में 6, आजसू के खाते में 2 और अदर के भी खाते में 2। तो ये फर्स्ट फेज की बात हो रही है जहां 15 जिलों के 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव जब हुआ उसके बाद जो ग्राउंड जीरो से जो भी हमने सर्वे रिपोर्ट निकाली, ग्राउंड जीरो पर जाके जो जनता से हमने जो बातचीत की, उसके बाद हमने एग्जिट पोल तैयार किया और जो आंकड़े निकलकर सामने आए, कहा अनुमान है ये हमारा कि बीजेपी को 20 सीटें पहले चरण में मिल सकता है, जेएमएम को 13, कांग्रेस को 6, आजसू को 2 और अदर को 2। और देखिए बैटल ऑफ सेकेंड फेज की जब बात होती है तो 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। ऐसे में इंडिया गठबंधन को एनडीए को मिलता हुआ 16 से 19 सीटें, इंडिया गठबंधन को 18 से 21 और अदर के खाते में 1 से 2 सीटें निकलते हुए अनुमान लगाए जा रहे हैं कि खाते में जा सकते हैं। और देखिए तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कोल्हान ब्यूरो हेड जितेंद्र ज्योतिष भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं राकेश जी के पास। देखिए राकेश जी, मतदान तो संपन्न हुआ, मतगणना की बारी है। 23 नवंबर को फैसला सामने आएगा कि आखिर जनता ने अपना जनादेश किसे दिया है। लेकिन जो एग्जिट पोल आए, चाहे वो T45 की बात कर ली या तमाम बड़े एजेंसियों की बात कर ली, जो एग्जिट पोल आए तो कहीं एनडीए आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं इंडिया गठबंधन को पकड़ मिलती हुई नजर आ रही है। आखिर जो ये वजह, जो अगर हम TV45 की बात कर ले तो क्या जो आंकड़े जो हमारे पास सामने आए कि वजह इसको किस तरीके से देखा जाए राकेश जी, जो समीकरण जो बदलता हुआ नजर आया, क्या वो लहर की बात हो रही है या फिर तमाम मुद्दों को सोचते हुए जनता ने वोट दिया होगा? देखिए अंकिता, हमने पहले भी कहा था कि जब जब चुनाव का वक्त आता है तो झारखंड की जो राजनीतिक परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां कई इलाकों में अलग अलग होती हैं और इसीलिए कहा जा रहा है अभी भी कि एग्जिट पोल जरूर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये भी माना जा रहा है कि अभी तक ठोस समीकरण सामने होते नजर नहीं आ रहे हैं और लग रहा है कि क्या कुछ होगा, किधर किसकी बाजी जाएगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार बनाएगी, इस पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जो हम लोगों की टीम थी, खास करके TV45 की टीम,
कई इलाकों में गई थी। हमने पहले ही तमाम अपने सहयोगियों के साथ बातचीत की थी और कुछ जगहों पर निर्धारित किया था कि जो फेज वाइज जिस तरीके से इलेक्शन हो रहे 2 फेज में, तो कौन कौन से इलाके में कौन कौन से मुद्दे होंगे और उन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं, और इसके आधार पर जब हम जाते हैं तो बहुत करीब आता है सरकार बनाने के बाद 41-42 सीटों पर जाकर तमाम चीजें ठहरती नजर आ रही हैं। हालांकि ये अभी भी कहना बड़ा मुश्किल होगा कि किस तरह की परिस्थिति आएगी, क्योंकि फैक्टर जो आएगा, जयराम का फैक्टर आ सकता है, सुदेश महतो को कितनी सीटें आती हैं इस पर भी गौर किए जा सकते हैं, आरजेडी की जिस सीटें आएंगी उस पर भी कहीं न कहीं चर्चा की जा रही है, और साथ साथ कहा जा रहा है कि जो माले और खास करके लेफ्ट की पार्टियां हैं उनकी पास कितनी सीटें आएंगी। ये सारे चीजों को लेकर चर्चा जारी है। ये भी चर्चा जारी है कि सरकार बनाने के लिए अगर किसी के पास सीटों की कमी होगी, निर्धारित संख्या बल की कमी नजर आएगी, तब क्या कुछ समीकरण बनेंगे, कौन किधर जाएगा, किसके पाले में क्या कुछ बदल सकता है, ये सारी चीजें भी चल रही हैं। और मुझे जो जानकारी मिल पा रही है कि संथाल के कई ऐसे नेता हैं जो दूसरे दलों के संपर्क में भी आते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अभी तुरंत में ये कहना बड़ा संभव नहीं दिखता है कि आखिर आने वाले समय क्या होगा। लेकिन जहां तक आकलन की बातचीत की जाए, तमाम एजेंसियों की बातचीत की जाए जो कहीं न कहीं सारी चीजों को देख रही थी, मॉनिटरिंग कर रही थी, उनके तरफ से जो आंकड़े सामने आ रही हैं उसको देखकर लग रहा है कि अभी भी एनडीए कहीं जीत हासिल करती नजर आ रही है तो कहीं गठबंधन दल की सरकार बनती नजर आ रही है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार और करना चाहिए, और हम लोगों को अपनी जो सर्वे टीम थी, अपने जो सहयोगी थे, उनके माध्यम से जो रिपोर्ट आई है उस पर भी ज्यादा चर्चा करने की जरूरत महसूस की जा रही है। 41, 42, 48, 39 का जो आंकड़ा है वो खास करके अभी भी कहा जा रहा है कि देखा जा रहा है, जब यहाँ पे 50 तक कई जगहों पे सीटें दी जा रही हैं, कहीं पे ये कहा जा रहा है कि 25 पे सिमट जाएगी कोई खास करके गठबंधन। तो ये सारी चीजें चर्चा के दौरान जरूर सामने आती नजर आ रही हैं, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि असमंजस की स्थिति बरकरार है। जी बिल्कुल राकेश जी, तमाम मुद्दों पर हम आपके पास एक बार फिर से आएंगे। फिलहाल कोल्हान के ब्यूरो हेड जितेंद्र ज्योतिष भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, देखिए जब कोल्हान की बात होती है तो कोल्हान अपने आप में हमने देखा है कि राजनीति वहां की बदलती हुई नजर आई। बिल्कुल अंकिता, आपने जो कहा है, जो परिदृश्य 14 में था, सन 2014 में जो परिदृश्य 2019 में रहा, वो परिदृश्य अंकिता बदलता हुआ इस बार नजर आ रहा है। 2024 में 10 साल में यहाँ झारखंड की राजनीति कोल्हान में बहुत बदली है। यहाँ कोल्हान में इस बार एक बड़ा बदलाव यह आया कि झारखंड के जो प्रणेता रहे हैं, जिन्होंने झारखंड का निर्माण करने में जिन्होंने अपना योगदान दिया, वो उन्होंने अपना खेमा बदला और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए। तो ये बदलती हुई राजनीति का परिणाम है, और यही परिणाम है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ कोल्हान के परिदृश्य में अगर पूर्ण रूप से देखें तो जीरो से हीरो बनती हुई नजर आ रही है अंकिता। देखिए बिल्कुल जितेंद्र जी, आपने जो कहा कि जीरो से हीरो, हमने देखा 2019 में जो परिणाम जो सामने आए तो कोल्हान की राजनीति हमने देखा कि वहां पे शून्य हो गया था, यानी कि एनडीए के खाते में लड्डू था। लेकिन अभी जो आंकड़े जो निकलकर सामने आ रहे हैं, जो अनुमान जो लगाए जा रहे हैं, हालांकि नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, कांटे की टक्कर जरूर है और अभी कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। 23 नवंबर को वो दिन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोल्हान के खाते की अगर हम बात करें तो 5 से 6 सीटें अपने आप में बेहद एक बड़ी बात है कि जीरो से अगर आप 5 और 6 सीटें लेकर आ रहे हैं तो वहां पे कौन कौन से ऐसे बड़े फैक्टर की बात हो रही है जितेंद्र जी? तो कौन कौन से बड़े फैक्टर इस बार एनडीए और खासतौर पे बीजेपी के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बड़े फैक्टर में अंकिता अगर हम बात करें तो नो डाउट, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काम किया, लेकिन जो अहंकार जो परिदृश्य राजनेताओं में दिखा था 2014 में, खुद स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास के चेहरे में, वो कहीं न कहीं यहाँ कुछ विधायकों के चेहरे में नजर आ रहा था। अहंकार इतना था कि वो जनता से मिलना ही नहीं चाहते थे। अगर खरसवां सीट की हम बात करें तो पूरी परिदृश्य में देखें तो वहां के जो विधायक है वो बहुत ज्यादा मीडिया में भी सार्वजनिक नहीं हुए, और उनकी जो सीट है अब खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है इस बार खरसवां की। यहाँ खरसवां में इस बार बाजी पलटती हुई दिख रही है, लेकिन परिणाम क्या आएगा ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो लोगों से बातचीत हुई, ऐसे कई उदाहरण हैं जिसकी वजह से जो 5 या 6, 7 सीट पर हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी वापसी करते हुए नजर आ रही।
अंकिता। जितेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ एडिटर इन चीफ राकेश जी भी बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। देखिए राकेश जी, संथाल की जब बात हो रही है तो हमने देखा कि 20 नवंबर को संथाल में जब वोटिंग हुई तो बम्पर वोटिंग हुई है। कोई भी ऐसी सीटें नहीं है जहां पे 70% से ज्यादा वोटिंग ना हुई हो। जो देखिए अमूमन जब इस तरह के आंकड़े आते हैं तो कहा जाता है कि कुछ ना कुछ ट्रेंड सेट हो रहा है। और संथाल की 18 सीटों की अगर जब बात होती है तो हमने देखा है कि 2019 में बीजेपी के खाते में कहीं ना कहीं वो सीटें जो बढ़ोतरी बनाने के बजाय वो सीटें जो है घटी हैं 2014 के मुकाबले। तो जब 2019 के परिणाम पे थोड़ा हम जाए राकेश जी, तो 4 सीटें बीजेपी के और एनडीए के खाते में आए और जो 14 सीटें रही वो जेएमएम और कांग्रेस के खाते में गई। तो क्या ये वजह एंटी इनकन्वेंसी थी या फिर कुछ और? देखिए, वोट का प्रतिशत होना निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी की बात आती है जब तब तक इस तरह की चर्चा होती है कि शायद ज्यादा वोट पड़े तो शायद इसका फायदा किसी एक दल को ज्यादा दिखाई पड़ सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी इस बार के चुनाव में देखने को मिली है, वोट प्रतिशत में उनकी भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। और आपने ये भी देखा होगा कि मैया सम्मान योजना को लेकर किस तरीके की चर्चा थी। जिस इलाके की आप चर्चा कर रहे हैं उस इलाके में पहले से उनका गढ़ माना जाता रहा है, खास करके हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी का। तो ऐसे मौके पे अभी तुरंत अनुमान लगाना तो कठिन है कि ये जो वोट के प्रतिशत बढ़े हैं उसके क्या क्या कारण हैं और किन कारण से वोट के प्रतिशत बढ़ने का लाभ किसको किसको मिल सकता है और इसे कैसा देखा जा सकता है। तो अभी आकलन बाकी है। मुझे लगता है कि तमाम जो सर्वे टीम काम कर रही है उनकी एक रिपोर्ट आई है, एक सर्वे टीम के आधार पर आई है। लेकिन हम लोगों ने जो बातचीत की थी उसके आधार पर जो चीजें सामने आई हैं, अभी भी कहा जा रहा है नेक टू नेक फाइटिंग देखने को मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे सीट होंगे जहां पे देखिएगा आपकी कम मार्जिन के साथ जीत हार का दायरा देखा जा सकेगा। तो ऐसे मौके पे कौन किसका पलड़ा भारी हो पाएगा, किसके विधायकों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, ये बड़ा असमंजस का स्थिति, अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो अब देखना होगा कि रिजल्ट जैसे आएंगे। मुझे लगता है कि जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी पहले 2 घंटे के अंदर ही कुछ चेहरे साफ होंगे, लेकिन हो सकता है कि अगले 2 घंटे में फिर से कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो इस बार के चुनाव को लेकर जो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी, अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हम लोगों को अपनी टीम जो थी, हमारी जो रिपोर्टरों की टीम थी, हमारे जो सहयोगियों की टीम थी, उनके पास जो आंकड़े आए हैं उसको ही अभी फिलहाल हम आधार मानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ समीकरण बचा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि राज्य की राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के आधार पे कई जगहों पे परिस्थितियां बदलती हैं और उसके आधार पे वोट कहीं न कहीं एक दूसरे के खेमे में चले जाते हैं। तो फिलहाल थोड़ा इंतजार करना चाहिए और अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको सामने रखकर किया जाना चाहिए। जहां तक दावों की बात है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मेरी आज मुलाकात बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से हुई है। इसके अलावे जो जेएमएम के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनसे भी हमारी लगातार बातचीत हो रही है। तो ऐसे में अभी भी तमाम दावे किए जा रहे हैं कि उनकी जीत हो रही है और वो सरकार बनाने के काफी करीब नजर आ रहे हैं या सरकार बनाने जा रहे हैं। तो खुशियां मनाई जा रही हैं, लोग एक दूसरे को बधाई भी देने लगे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है और जैसे ही रिजल्ट सामने आएंगे, कुछ रुझान सामने आएंगे, तब हम हो सकता है कि अपने जो आकलन है या फिर बाकी लोगों के द्वारा जो आकलन किए गए हैं उसके आधार पे भी चर्चा करेंगे। उस समय तमाम जो बड़े नेता होंगे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, विशेषज्ञों से भी बातचीत करेंगे और ये जो वोट के प्रतिशत बढ़े हैं इसका फायदा और नुकसान किसे होता है इसका भी कहीं न कहीं समीक्षा करके एक ऐसे जगह पे आने की कोशिश करेंगे जो कि चुनाव के माहौल में अमूमन देखने को मिलता है। जी बिल्कुल राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी मौजूदे भी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। देखिए मौजूदे, जब राजधानी की बात होती है तो राजधानी रांची हमेशा से कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी की सेफ सीट भी मानी जाती है। और इस बार अगर हम सीपी सिंह की बात करें तो सीपी सिंह कभी हारे नहीं है, वो लगातार जीतते भी आए, कई टर्म के विधायक भी रहे हैं और इस बार महुआ माझी को मौका मिला जेएमएम से उनके सामने खड़ा होने का। ऐसे में हवा किस ओर बहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो हमारे पास जो आंकलन निकल के सामने आए हैं उसमें कहा जा रहा है कि सीपी सिंह एक बार फिर से बाजी मारते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत है वो कहा जाए जो मार्जिन है वो कम हो सकता है। तो आखिर वजह क्या कुछ रह सकती है? देखिए, रांची विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो रांची विधानसभा क्षेत्र से 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं और दोनों ही प्रत्याशी कहीं ना कहीं जनता के बीच अपना एक बड़ा दमखम और एक बड़ी पहचान रखने वाले हैं। एनडीए गठबंधन की बात करेंगे तो सीपी सिंह जो है वो पहले से सिटिंग विधायक है रांची से। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा से नेतृत्वकर्ता कह सकते हैं जो प्रत्याशी है महुआ माझी है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच जो टक्कर है वो अपने आप में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए भी कि एक और जहां एनडीए की ओर से बार बार
इस तरह से चीजें सामने आ रही है। सरकार के वायदे, दावे और 5 वर्षों के कार्यकाल को विफल बताया जा रहा है। ऐसे में सीपी सिंह भी लगातार जिस तरह से जनता को कनेक्ट करते रहे हैं और 5 वर्षों ही नहीं बल्कि पहले भी, चूंकि हमने आपको बताया सिटिंग विधायक रह चुके हैं, वो भी आम जनता से हमेशा कनेक्टेड रहे हैं, तो ऐसे में उनको एक बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जिस तरह से महुआ माझी है, तो हेमंत सरकार एक मैया सम्मान योजना चला रही है, यानी मैया के लिए एक योजना। और मैया के लिए योजना के साथ साथ अगर कोई बेटी, घर की बेटी अगर इस चुनावी मैदान में कूदती है तो जाहिर सी बात है कि लोगों की सिंपैथी महुआ माझी को भी जरूर मिल सकती है, क्योंकि एक महिला होने के नाते महिलाओं को कहा जा सकता है कि घर की गार्जियन होती है और घर का जो किचन होता है उसे महिलाएं ही संभालती है। तो घर घर घुस करके जिस तरह से महुआ माझी ने लोगों को, महिलाओं को कनेक्ट करने का काम किया है, ये अपने आप में सराहनीय भी मानी जा सकती है और इसका भी नतीजा कहीं ना कहीं इस चुनाव में मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो चुनौती आमने सामने है, इससे यही साबित हो रहा है कि कड़ाके की टक्कर है, लेकिन जीत किसे मिलेगी, हार किसे मिलेगी, बाद में देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो झारखंड में अगर वोटिंग संख्या की बात कर ले तो वोटिंग संख्या में भी इजाफा हुआ है और कहीं ना कहीं जिस तरह से मतदाताओं ने पूरी जागरूकता के साथ, पूरी सक्रियता के साथ मतदान किया है, ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है अंकिता कि झारखंड में और खासकर राजधानी में लोग एक ऐसा नेतृत्वकर्ता चाहते हैं जो रांची को और विकास की पथ पर आगे ले जाया जा सके। क्योंकि राजधानी है, राजधानी मतलब जहां से सूबे की दसा और दिशा तय की जाती है, ये वही राजधानी है जहां पर साफ तौर पे कहा जाए कि 23 नवंबर का वो दिन होगा और वो जो फैसले सामने आएंगे उस पर अभी भी कहीं ना कहीं जो आंकड़े निकलकर सामने, जो अनुमान जो लगाए जा रहे हैं वो कहना मुश्किल है। अब हमारे साथ लगातार बनी रहेगा, हमारे साथ एडिटर इन चीफ राकेश जी भी बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी, देखिए संथाल पे चर्चा हो रही है और कुल्हान पे चर्चा हो रही है, उसमें से एक कोल्यांचल की अगर हम आपसे बात करें तो कोल्यांचल में भी 14 सीटें हैं और इसमें से भी अनुमान जो लगाए जा रहे हैं कि 5 से 6 सीटें एनडीए के खाते में आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम कोल्यांचल की बात करें तो कोल्यांचल में तमाम मुद्दों को हमने देखा है, तमाम मुद्दों को देखते हुए बीजेपी हुंकार भरती हुई नजर आई है, इंडिया गठबंधन भी अपना दम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो कोल्यांचल की अगर हम परिस्थिति की बात करें तो किन परिस्थिति में अगर समीकरण बदलता है वो परिस्थिति क्या हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे 5-6 सीटों का आकलन आप जरूर कर रहे हैं। सर्वे की टीमों की तरफ से भी जो आकलन आ रहा है उसमें यही कुछ आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो कोयलांचल का इलाका है उसमें कई ऐसे इलाके हैं जहां जयराम के फैक्टर काम कर रहे हैं और इस इलाके में उनको क्या वोट मिलता है, किस तरीके की प्रतिशत बनती है और उनके वोट का किस पर कितना फायदा और नुकसान के रूप में असर पड़ता है, ये अभी फिलहाल एक बार फिर से चर्चा में है। और कहीं न कहीं इस पे आकलन तमाम लोग कर रहे हैं कि उनको जो वोट मिलेंगे उसका असर किस पे पड़ेगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा, किसको फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि अभी कई ऐसी सीटें हैं, खास करके आप देखिएगा कि गिरिडीह से लेकर के बोकारो के इलाके की, धनबाद के इलाके की, इन सारे इलाकों में हम जब बातचीत करते हैं तो उस जयराम की पार्टी के नाम पे चर्चा जारी है और अभी भी ये कहा जा रहा है कि कई दिग्गजों के वोट बैंक पर भी असर पड़ सकता है इसका और हो सकता है कि कई परिणाम जब आएंगे तब पता चल पाएगा कि किसका कितना फायदा, किसका नुकसान होता है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वहां भी अभी असमंजस के दौर से गुजरना होगा। सभी पार्टियां जरूर दावा कर रही हैं, लेकिन इंतजार करना चाहिए मुझे और आकलन, जो हमारा आकलन है उसके आधार पे हम बातचीत करेंगे, जो कि आप अपने स्क्रीन पे लगातार दिखा भी रही हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से दावा किया था कि आखिर इतनी सीटों पे किस तरीके से जीत हासिल हो रही है, एनडीए को कितने सीट मिलने की उम्मीदें जताई जा रही हैं और साथ साथ गठबंधन दल के नेता किस तरीके से काम किए हैं जिससे उनको उतना सीट मिल सकता है। तो फिलहाल यहाँ की बात की जाए, खास करके कोयलांचल की, तो निश्चित तौर पर संथाल और कोल्हान के बाद से कोयलांचल एक ऐसा होगा जो सरकार बनाने और बिगाड़ने के खेल में सामने आ सकता है और उसकी भूमिका काफी अहम हो सकती है। तो वहाँ की जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पे भी अलग अलग तरीके से जब आकलन करेंगे तब पता चलता है कि अभी भी नेक टू नेक फाइटिंग होगी और अभी भी कहा जा रहा है कि किसका पड़ रहा है, कब भारी पड़ेगा, कितना भारी पड़ेगा, ये 23 को ही पता चल पाएगा। जी हाँ जी, बिल्कुल राकेश जी, तमाम मुद्दों की बातचीत करें तो तमाम मुद्दों पर आपने बात रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ जितेंद्र ज्योतिष जी बने थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूदीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पे कहा है 2 चरणों में इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। एक बड़ी चुनौती थी 2 चरणों में चुनाव कराना, हालांकि थोड़ी बहुत झड़प हुई, वहां पे भी हमने देखा तमाम विधानसभा क्षेत्रों से खबर सामने, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बड़े हादसे नहीं हुए और शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। अब देखिए 23 नवंबर का वो दिन होने वाला है जब पता चलेगा कि आखिर जनता ने अपना आदेश किसे दिया है,
जनादेश किसे मिलने वाला है, कौन सत्ता में बैठ रहा है और कौन विपक्ष में बैठने को तैयार है। इन तमाम मुद्दों को जो लेकर एग्जिट पोल भी निकलकर सामने आ रहे, तो कभी जो एजेंसी है, तमाम एजेंसी और हमारा भी जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें कहीं एनडीए आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं इंडिया गठबंधन को पकड़ मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांटे की टक्कर है, कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। 23 नवंबर का वो दिन होने वाला है जब सभी को इंतजार रहेगा, सभी की निगाहें उस पर टिकी रहेगी कि आखिर 23 नवंबर को क्या कुछ फैसले आने वाले होते हैं। फिलहाल तमाम मुद्दों पर लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। इस खास बुलेटिन में इतना ही। बन रहेगा खबरों के लिए T45 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।